अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय चैनल वॉइस ओवर बाय आमना शाह। लिसनर्स, आज मैं आपकी नज़र समाअत कर रही हूँ इंस्पेक्टर नियाज़ खोसा की एक और सनसनीखेज तफ्तीशी क्राइम स्टोरी। तो आइए सुनते हैं। वैसे तो हम पुलिस वालों को फुर्सत नहीं होती और हमारी ज़िंदगी के शब व रोज़ मसरूफ़ ही गुजरते हैं, लेकिन जब फुर्सत के लम्हात मैसर आते हैं तो जी चाहता है कि फिर मसरूफ़ियत के दिन लौट आएँ। आजकल भी फुर्सत ही फुर्सत थी। ऐसा लगता था जैसे सारे जुराइम पेशा इलाका बदर हो गए हों या फिर उन्होंने बुरे कामों से तौबा कर ली हो। मुझे उस रोज़ थाने आए चंद मिनट ही हुए थे कि सिपाही अनवर ने आकर मुझे सल्यूट किया और गोया हुआ, सर, एक हादसे की इत्तला आई है। मैं अपनी कुर्सी पर सीधा होकर बैठ गया और जिन कागज़ों की वर्क गिरदानी कर रहा था, इनको एक तरफ रखा और सिपाही की तरफ देखते हुए कहा, कैसा हादसा और इत्तला लेकर कौन आया है? सर, 2 बंदे आए हैं। वो कहते हैं कि मालकन ने ताकीद की है कि सिर्फ थानेदार साहब को ही बताना है। अच्छा, मैंने कहा, ज़रा इनके दर्शन तो कराओ। सिपाही जी सर कहकर चला गया और चंद मिनटों बाद वो जिन 2 बंदों को लेकर आया, मैंने बगौर उनका जायज़ा लिया। एक जवान आदमी था, उसकी हल्की हल्की मूछें थीं, रंग गंदुमी और चेहरा ज़रा लंबूतरा था। दूसरा आदमी पठान था, रंग लाल सुर्ख था और सेहतमंद था, फुर्तीला भी लगता था, टूटी फूटी उर्दू में बात कर लेता था। बहरहाल उन्होंने बताया कि इनकी मालकन अफसाना ने इन्हें भेजा है कि इनकी बहन रिजवाना ने खुदकुशी कर ली है। इसके अलावा इनके पास और कोई तफसील नहीं थी। मैंने ज़रूरी तैयारी की और सिपाही अनवर को साथ लेकर चाय व कुआं पर पहुंच गया। ये एक वसी और इस कोठी थी। आगे बढ़ने से पहले इस कोठी के मकीनों के मुतालिक कुछ बताता चलूं तो ये मुनासिब रहेगा। ये कोठी एक टेक्सटाइल मिल के मालिक रिजवान सिद्दीकी की थी। ये टेक्सटाइल मिल इस शहर के कोने में वाक़ थी और बहुत ज़्यादा प्रॉफिट में जा रही थी। रिजवान सिद्दीकी वफात पा चुका था। इसकी बेवा शबाना कुछ अरसे से शदीद बीमार थी। इनकी सिर्फ 2 बेटियां रिजवाना और अफसाना थीं। बेटा कोई नहीं था। रिजवाना ने अपने कमरे में खुदकुशी की थी और इस वक्त हम उसी के कमरे में मौजूद थे। अफसाना और उसकी फूफी भी इस वक्त कमरे में मौजूद थीं। मैंने लाश का बगौर जायजा लिया। इसको मरे 5-6 घंटे गुजर चुके थे। इसने शबखाबी का लिबास पहन रखा था। रेशम की बनी हुई नफीस और खूबसूरत रजाई उसने ओढ़ रखी थी, जो अभी अभी मैंने हटाई थी। जब मैंने ये कहा कि लाश पोस्टमार्टम के लिए जाएगी तो अफसाना ने कहा, थानेदार साहब, आप जो मुनासिब समझें करें, मैं आपके काम में मुखिल नहीं होंगी। वैसे लगता तो यही है कि रिजवाना ने खुदकुशी की है। देखो बीबी, जब कोई बंदा या बंदी गैर तबई मौत मर जाता है या मर जाती है तो पोस्टमार्टम लाजिम हो जाता है। मैंने नर्म लहजे में कहा, यह बात तो तफ्तीश के बाद ही पता चलनी है कि असल बात है क्या। अभी मैं आपसे ये ज़रूर पूछूंगा कि आप किस बिना पर कह रही हैं कि आपकी बहन ने खुदकुशी की है। लाश पोस्टमार्टम के लिए भिजवाने के बाद मैं रिजवाना के कमरे से निकल आया और अफसाना मुझे एक सजी सजाई बैठक में ले आई। इसकी फुप्पी जीना सिद्दीकी शायद अंदर अफसाना की अम्मी की तरफ चली गई थीं। बैठक में बैठकर यह एहसास हुआ कि इस कोठी के मकीन न सिर्फ आसूदा हाल हैं, बल्कि सजावट के सामान के इंतखाब में भी आला ज़ौक़ रखते हैं। सवाल जवाब की तरफ आने से पहले चंद बातें आपको बता देता हूँ। रिजवाना के कमरे की बारीक बीनी से तलाशी लेने का प्रोग्राम मैंने फ़िलहाल अगले दिन पर रख छोड़ा था। पहले मैं अफसाना और उसकी माँ का इंटरव्यू लेना ज़रूरी समझता था। वैसे मैंने कमरे को सरबह मोहर करने का बंदोबस्त तो करना ही था। सिपाही अनवर को मैंने लाश के साथ भेजने से पहले हुक्म दे दिया था कि वो थाने से होकर जाए और कांस्टेबल वज़ीर को मेरे पास भेज दे। जाहिर है इसे ज़रूरी सामान के साथ आना है। बैठक में मैं सोफे पर बैठ गया और अफसाना मेरे मुकाबिल बैठ गई। हाँ बीबी अफसाना, अब तुम मुझे ये बताओ कि तुम किस बिना पर कह रही हो कि तुम्हारी बहन ने खुदकुशी की है। चंद लम्हे तक वो मेरी तरफ खाली खाली नज़रों से देखती रही और फिर गोया हुई। थानेदार साहब, रिजवाना काफ़ी दिनों से परेशान थी और अक्सर कहती रहती थी कि मैं खुदकुशी कर लूँगी। ये तो कोई बात न हुई। मुझे एहसास हुआ है कि दौलत की यहाँ फरावानी है, आसूदा हाल है, फिर बिला वजह या किसी ठोस वजह के बगैर कोई अपनी या किसी की जान क्यों लेगा। मैंने इसकी आंखों में देखते हुए कहा, देखें थानेदार साहब, दौलत ही तो सब कुछ नहीं होती।
بالکل، اس سے انکار ممکن نہیں۔ اور بھی خواہشیں ہوتی ہیں، تقاضے ہوتے ہیں، لیکن پھر وہی بات آ جاتی ہے کہ بغیر وجہ۔ میں نے اس کی بات کاٹتے ہوئے اپنی بات ادھوری چھوڑ دی۔ دراصل وہ ایک لڑکے سے محبت کرتی تھی جس نے اس کا دل توڑ دیا۔ اوہ! میں نے چونک کر اس کی طرف دیکھا اور پوچھا، کون لڑکا؟ یہ تو مجھے پتا نہیں۔ یہ کیسے ممکن ہے؟ وہ تمہاری بہن تھی۔ جب اس نے تم سے کہا کہ اسے ایک لڑکے سے محبت ہے اور اس نے اس کے ساتھ بے وفائی کی ہے تو تم نے ضرور پوچھا ہوگا کہ وہ لڑکا ہے کون؟ میں نے ذرا رعب سے کہا۔ تھانے دار صاحب، وہ اپنی مرضی کی مالک تھی۔ میرے اور اس کے درمیان زیادہ بے تکلفی نہیں تھی۔ محبت والی بات اس نے مجھ سے نہیں بلکہ اپنی خاص نوکرانی عافیہ سے کہی تھی، اور خودکشی کی بات بھی عافیہ سے ہی کہی تھی، اور وہی کمینی اس کی رازدار تھی۔ آخر میں اس کا لہجہ تلخ ہو گیا۔ تمہیں عافیہ نے یہ ساری باتیں کب بتائی تھیں؟ تھانے دار صاحب، آج صبح، وہ بھی جب میں نے اس سے پوچھا تھا۔ کیا مطلب؟ بات کچھ پلے نہیں پڑی۔ میں نے صاف گوئی کا مظاہرہ کرتے ہوئے کہا، عافیہ یہاں ہی رہتی تھی۔ اس نے کہا تھا کہ اس کے آگے پیچھے کوئی نہیں ہے۔ صبح 7 بجے وہ رضوانہ کے لیے چائے لے کر جاتی تھی۔ بقول اس کے آج وہ چائے لے کر گئی تو آوازیں دینے کے باوجود جب رضوانہ نے کوئی جواب نہیں دیا تو اس نے چائے میز پر رکھی اور رضوانہ کی چارپائی کے قریب پہنچ گئی، اور یہاں پہنچ کر اس کی آواز بھرا گئی۔ وہ خاموش ہو گئی۔ آگے وہ جو کچھ کہنا چاہتی تھی میں سمجھ گیا۔ ظاہر ہے اس نے گھر والوں کو اطلاع دی ہوگی اور 2 بندے میرے پاس پہنچ گئے تھے۔ وہ نوکرانی عافیہ کو ذرا میرے پاس تو لے کر آؤ۔ وہ تو چلی گئی، کہتی تھی کہ پولیس مجھے پریشان کرے گی۔ تم نے اس کو روکا نہیں؟ میں نے ذرا تیز لہجے میں کہا۔ اس وقت میرا دماغ معاف ہو گیا تھا۔ اگر وہی مجھے پہلے بتا دیتی تو میں رضوانہ کو کبھی ایسا قدم نہیں اٹھانے دیتی۔ مجھے تو خود عافیہ پر بہت غصہ تھا۔ اب مجھے تم پر غصہ آ رہا ہے۔ تم نے ایک بہت اہم گواہ کو جانے دیا۔ مجھے واقعی اس پر بے تحاشا غصہ آ رہا تھا۔ کبھی کبھی غصہ انسان کو ایسے ہی مقام پر لے آتا ہے کہ وہ سوچنے سمجھنے کی صلاحیت کھو دیتا ہے۔ سیانے کہتے ہیں کہ جب سانپ گزر جائے تو لکیر پیٹنے سے کچھ فائدہ نہیں ہوتا، لیکن ہم پولیس والے لکیر کا پیچھا کرتے ضرور ہیں۔ اس کے بعد میں نے افسانہ سے نوکرانی کا حلیہ پوچھا تھا، پھر اس کی جان چھوڑ کر اس کی امی سے ملا تھا۔ اس کی پھوپھی پاس ہی بیٹھی ہوئی تھی۔ ان سے جو باتیں ہوئی تھیں ان کا ذکر آگے آئے گا۔ اس کے بعد میں نے کانسٹیبل وزیر کو، جو اس دوران وہاں پہنچ چکا تھا، کو ساتھ لیا اور کمرے کو سربا مہر کروا دیا۔ پھر ہم تھانے میں آ گئے۔ یہاں ASI شاہد میرے کمرے میں بیٹھا ہوا تھا۔ حالانکہ افسانہ نے چائے کے لیے بہت زور مارا تھا، لیکن میں نے معذرت کر لی تھی۔ اپنے کمرے میں آ کر میں نے ASI شاہد کے ساتھ چائے پی اور ہم اس کیس کے متعلق بات چیت کرنے لگے۔ سر، نوکرانی کا ملنا بے حد ضروری ہے، ASI نے انگلی سے ناک کھجاتے ہوئے کہا۔ لیکن یہ تو بھوسے میں سوئی ڈھونڈنے والی بات ہے، میں نے کہا۔ یہ سوئی تو ڈھونڈنی ہی پڑے گی سر۔ آپ مجھے ذرا نوکرانی کا حلیہ تو بتائیں۔ پھر میں نے اسے نوٹ کیا ہوا حلیہ بتایا تھا اور وہ وہاں سے تھوڑی ہی دیر بعد روانہ ہو گیا تھا۔ آپ حیران ہو رہے ہوں گے کہ اس بار میں نے کچھ الٹا کیا تھا، یعنی کمرے کی باریک بینی سے تلاشی کا پروگرام کل پر کیوں چھوڑ دیا تھا۔ اس سلسلے میں عرض ہے کہ میں نے پوسٹ مارٹم کی رپورٹ کا انتظار کرنا تھا۔ ویسے میں نے تلاشی تو لی تھی۔ تکیے کے نیچے سے خواب آور گولیوں کی شیشی ملی تھی جو آدھی بھری ہوئی تھی۔ وہ اس وقت میری جیب میں تھی، جس کو تھانے میں پہنچ کر میں نے اپنی میز کی دراز میں رکھ دیا تھا۔ کمرے سے ایک نوبل ہینا اور پتھر بھی ملا تھا جو سب کی نظر بچا کر میں نے پار کر لیا تھا اور سپاہی انور کے حوالے کر دیا تھا۔ وہ بھی اس وقت دراز میں موجود تھا۔ اس دن اس کیس کے سلسلے میں کوئی پیش رفت نہیں ہوئی تھی۔ اگلے دن پوسٹ مارٹم کی رپورٹ آ گئی جس کے مطابق خواب آور گولیوں کی بہت زیادہ مقدار کھانے سے موت واقع ہو گئی تھی۔ خواب آور گولیوں کی جو بوتل مجھے ملی تھی وہ آدھی تھی۔ رپورٹ میں کوئی اور بات نہیں تھی، صرف اتنا لکھا تھا کہ چائے کے ساتھ خواب آور گولیاں کھائی گئی تھیں، اور یہ اشارہ بھی دیا گیا تھا کہ شاید گولیاں پیس کر ڈالی گئی تھیں۔ ضروری کاغذی کارروائی کے بعد میں نے لاش پرسا کے حوالے کر دی۔ یہ اسی شام کی بات ہے کہ میں اور کانسٹیبل وزیر رضوانہ کے کمرے میں موجود تھے۔ ہمارے ساتھ محلے کے 2 معزز گواہ افسانہ اور اس کا ایک کزن بھی موجود تھا۔ کانسٹیبل میرے کہنے اور علم کے مطابق چیزیں اٹھا اٹھا کر دیکھ رہا تھا۔
चाय मेज पर नहीं थी। वो मैंने कल लेबोरेटरी भिजवा दी थी, जिसकी रिपोर्ट अभी नहीं आई थी। ये मैंने एहतियातन ऐसा किया था, वरना मुझे जरा भी शक नहीं था कि इसमें कुछ होगा। जिस चारपाई पर लाश मिली थी उसका गद्दा उल्टा कर देखा, नीचे कुछ भी नहीं था। इर्द गिर्द भी कोई खास चीज नहीं मिली। अब एक खालिस चमड़े का बना हुआ सूटकेस रह गया था जो लॉक था। मैंने गवाहों की मौजूदगी में ताला तोड़ दिया। अंदर जनाना इस्तेमाल की चीजें और कीमती कपड़े पड़े हुए थे। सूट और कपड़े बाहर के लगते थे। बाद में अफसाना से पूछने पर पता चला था कि ये सूटकेस और कपड़े 1 साल पहले बाहर से लाए थे उसके पापा। कपड़ों के नीचे आखिर मुझे काम की चीज मिल ही गई। ये खूबसूरत डायरी थी जो बिल्कुल सादा थी। लगता था कि अभी अभी खरीदी गई है। मेरा तजुर्बा ये भी कहता था कि शायद ये किसी ने तोहफा दिया हो। मैं जब इसकी बरगिरदानी कर रहा था तो अचानक एक तस्वीर इसमें से निकलकर फर्श पर गिर गई। मैंने उठाकर देखा, ये एक वजीहा जवान की तस्वीर लगती थी। वो ब्लैक एंड व्हाइट का दौर था। मैंने जब अफसाना को ये तस्वीर दिखाई तो वो बेसाख्ता बोल उठी, ये तो हमीद है, हमारी मिल में जनरल मैनेजर है। ओह, मैंने मायनाखेज नजरों से उसकी तरफ देखते हुए कहा। फिर मैंने डायरी और तस्वीर का मुशीरनामा तैयार किया और दोनों गवाहों के दस्तखत करवा लिए। जब हम थाने में वापस पहुंचे तो रात के 8 बज चुके थे। सर्दियों के 8 बजे यूं लगता था जैसे आधी रात हो गई थी। डायरी और तस्वीर को मैंने तराश में ख्वाबावर गोलियों की बोतल, हिना और पत्थर नोवेल के साथ रखकर लॉक कर दिया और आराम करने घर चला गया। सोने से पहले मैं इस केस के सिलसिले में अपने जहन में प्लान बना चुका था। अगर कोई बंदा खुदकुशी करता है तब भी पुलिस को तफ्तीश तो करनी ही पड़ती है। इस केस में तो मुझे एक शख्सियत ने कहा था कि आप तफ्तीश को जारी रखें। अभी मैं इस शख्सियत का नाम जाहिर नहीं करूंगा। अगली सुबह सर्दी कुछ कम हुई थी। सूरज वक्त पर निकला था और हर तरफ अपनी चमकीली धूप से मौसम की खुनकी को कुछ कम करने में कामयाब हो गया था। जब एएसआई शाहिद मेरे कमरे में आया तो कुछ बुझा बुझा सा लगता था, जैसे नाकामी के झक्कड़ ने उसकी आस के सब दीप बुझा दिए हों। क्यों भाई, मुंह क्यों लटका हुआ है? मैंने उसके चेहरे पर नजरें गाड़ते हुए कहा। सर, नौकरानी का कोई सुराग नहीं मिल रहा। उसने मेरे सामने पड़ी हुई कुर्सी पर गोया गिरते हुए थकी थकी आवाज में कहा। भाई, जो कुछ भी हो, उम्मीद के दामन को हाथ से नहीं छोड़ना चाहिए। ये लो, मैंने मेज की दराज से तस्वीर निकालते हुए कहा, तुम इस पर तबाह आजमाई करो। नौकरानी वाला मामला मैं पुलिस कांस्टेबल वजीर के हवाले करता हूँ। इसकी बीवी इस किस्म के कामों में माहिर है। सर, इस तस्वीर का जुग्राफिया क्या है? उसने तस्वीर को बगौर देखते हुए कहा। फिर मैंने इसे तस्वीर के जोग्राफिये से आगाह करते हुए कहा, तुमने इसकी तारीख से आगाही हासिल करनी है। मैंने लहजे को मायनाखेज बनाते हुए कहा। आप बिल्कुल फिक्र ही न करें सर। फिर वो इजाज़त लेकर चला गया। मैंने कांस्टेबल वजीर को बुलाकर नौकरानी वाला मामला उसके सुपुर्द कर दिया। शाम को एएसआई शाहिद आया तो उसके चेहरे पर बड़ी बशाशत थी। सर, हमीद साहब ने इकरार कर लिया है कि रिजवाना से इनकी मोहब्बत चल रही थी, लेकिन तस्वीर और डायरी वाले मामले से उन्होंने लाइलमी जाहिर की है। फिर? मैंने चौंक कर उसकी तरफ देखते हुए कहा, तस्वीर और डायरी उसके बेड तक कैसे पहुंची? मेरा ख्याल है सर, इसे थाने में बुला लेते हैं। यहाँ का माहौल शायद उसे रास आ जाए। वैसे मेरा ख्याल भी है कि वो कुछ बातें छुपा रहा है। एएसआई ने ख्याल अंगेज लहजे में कहा। आज जरा इसे दोबारा ना ही छेड़ें तो बेहतर है। कल सिपाही भेजकर बुला लेंगे। बाकी मिल के मुतालिक तुमने क्या मालूमात हासिल की? सर, तकरीबन 7 माह पहले रिजवान सिद्दीकी साहब का इंतकाल हुआ था। इसके बाद रिजवाना ही मिल का निज़ाम संभाले हुए थी और ये मैनेजर हमीद उसका दायां हाथ था। ओह, क्या रिजवाना मरने से पहले रोजाना मिल में जाती थी? मैंने एक ख्याल के तहत पूछा। दूसरे तीसरे दिन सर। मैनेजर ने इस बात का इकरार किया है कि उसने रिजवाना का दिल तोड़ दिया था। मैंने पूछा। सर, उसने गोलमोल बातें की हैं, इसीलिए तो मैं कहता हूँ कि इसे जरा थाने की सैर न करवाई जाए। ठीक है, कल ये काम हो जाएगा, फिर देखेंगे कि उसकी कितनी बातें गोल हैं और कितनी मोल हैं। मैंने हतमी लहजे में कहा। रिजवाना के पास हर आसाइश मौजूद थी, लेकिन मोहब्बत करने वालों के मुतालिक कोई बात हतमी तौर पर नहीं कही जा सकती कि वो मोहब्बत में नाकामी की सूरत में क्या कर गुजरेंगे। कहते हैं कि तलवार का जख्म भर जाता है
لیکن زبان کا زخم نہیں بھرتا۔ یہ تو محسوس کرنے کی بات ہے۔ انسان سوچتا کچھ ہے اور ہوتا کچھ ہے۔ اگلے دن جب میں نے کانسٹیبل وزیر کو مل میں مینیجر حمید کو بلا کر لانے کے لیے بھیجا تو اس نے آ کر بتایا، سر حمید صاحب 1 ہفتے کی چھٹی لے کر چلے گئے ہیں۔ چھٹی لے کر چلا گیا ہے؟ میں نے زیر لب دہرایا۔ لیکن کیوں؟ ایسی کون سی مجبوری آن پڑی تھی؟ سر مل میں کوئی کھل کر بات نہیں کر رہا، مجھے تو دال میں کچھ کالا نظر آ رہا ہے، کانسٹیبل نے کچھ سوچتے ہوئے کہا۔ کانسٹیبل وزیر ایک ذہین اور سوجھ بوجھ رکھنے والا بندہ بلکہ پولیس اہلکار تھا۔ بھائی عجیب معاملہ ہے، لگتا تو مجھے بھی یہی ہے کہ کہیں نہ کہیں کچھ نہ کچھ گڑبڑ ضرور ہے اور یہ سیدھا سادہ خودکشی کا کیس نہیں ہے۔ میں نے اپنے سامنے رکھے کاغذات کی طرف متوجہ ہوتے ہوئے کہا۔ اس کے بعد میں نے اسے جانے کا اشارہ کرتے ہوئے کاغذات نمٹانے شروع کر دیے اور ساتھ ہی سوچوں کے گھوڑے بھی دوڑانے لگا تھا۔ بات کچھ الجھ سی گئی تھی، نہ جانے کیوں میری چھٹی حس مجھے خبردار کر رہی تھی کہ مینیجر کا اچانک چلے جانا خالی از مصلحت نہیں ہو سکتا، اور ساتھ ہی یہ بھی محسوس ہو رہا تھا کہ مل میں پوچھ گچھ کا کچھ فائدہ نہیں ہونا۔ یہاں پر آ کر یعنی کیس کی اس اسٹیج پر آ کر میں ذرا رک گیا تھا اور سوچ رہا تھا کہ تفتیش کے گھوڑے کو کس سمت میں موڑا جائے۔ آخر کافی سوچ وچار کے بعد میں نے کانسٹیبل وزیر کو ساتھ لیا اور رضوانہ صدیقی مرحومہ کی کوٹھی میں پہنچ گیا۔ سب سے پہلے افسانہ سے ملاقات ہوئی، وہ ہمیں بیٹھک میں لے گئی اور اس بار ہمارے منع کرنے کے باوجود بھی نوکروں کو ہماری خاطر مدارات کے لیے کہنے لگی، اور جب گاجر کا حلوہ، ابلے ہوئے انڈے اور کشمیری چائے ہمارے سامنے آئی تو اس نعمت خداوندی کو ٹھکرانا ہمارے لیے ممکن نہیں رہا۔ ساتھ ساتھ باتوں کا سلسلہ بھی چل نکلا۔ بی بی، حمید صاحب اچانک کیوں چلے گئے؟ تھانے دار صاحب، کل رات کو تقریباً 7 بجے وہ کوٹھی میں آیا اور بتایا کہ پیچھے گھر میں کوئی مسئلہ ہو گیا ہے، شاید کوئی لڑائی جھگڑا ہوا ہے، وہ چھٹی کی درخواست ساتھ لے کر آیا تھا۔ افسانہ نے تفصیل بتاتے ہوئے کہا۔ اوہ، میں نے سوچ میں ڈوبی ہوئی آواز میں کہا، اچھا یہ بتاؤ اس کا گھر کہاں ہے؟ وہ شیخو پورہ کا رہنے والا ہے۔ لیکن تھانے دار صاحب، آپ نے اس سے کیا پوچھنا ہے؟ بی بی، آخر اس کیس کا خاتمہ تو کرنا ہے نا، اس سے چند باتیں پوچھنی ہیں، تو مجھے اس کا پتہ لکھواؤ۔ اس نے جو پتہ بتایا وہ میرے کہنے پر کانسٹیبل وزیر نے نوٹ کر لیا۔ جب ہم رخصت ہونے لگے تو افسانہ نے کہا، ویسے تھانے دار صاحب، میں اب حمید کو مل سے نکالنے کے بارے میں سوچ رہی ہوں۔ کیوں؟ میں نے چونک کر اس کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، دیکھیں نا تھانے دار صاحب، اس بے وفا کی وجہ سے میری بہن نے خودکشی کر لی، اگر میرے بس میں ہو تو میں اسے گولی مار دوں۔ بی بی، ایک تھانے دار کے سامنے ایسی خطرناک باتیں نہ کرو، یہ نہ ہو کہ، میں نے مزاح کے لہجے میں کہا اور وہ خاموش ہو گئی۔ دیکھو بی بی، جب تک دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی نہیں ہو جاتا تم کوئی قدم نہیں اٹھاؤ گی، تم پہلے ہی ایک حماقت کر چکی ہو۔ میں نے اچانک سنجیدہ ہوتے ہوئے ذرا ترش لہجے میں کہا۔ کون سی حماقت تھانے دار صاحب؟ اس نے پوچھا۔ نوکرانی کو نہ روکنے والی حماقت، میں نے وضاحت کرتے ہوئے کہا۔ سوری تھانے دار صاحب، میں شرمندہ ہوں، دراصل میرا دماغ معاف ہو گیا تھا۔ خیر، جو ہوا سو ہوا، میں جلد ہی اس کیس کی فائل بند کر دوں گا، میں نے اٹھتے ہوئے کہا۔ پھر ہم تھانے میں واپس آ گئے۔ ویسے میں اچھی طرح اطمینان کرنے سے پہلے اس کیس کی فائل کو بند کرنے کے متعلق سوچ بھی نہیں سکتا تھا۔ میں نے ASI شاہد کو شیخو پورہ بھیجنے کا فیصلہ کر لیا تھا۔ یہاں یہ بات بھی بتاتا چلوں کہ ابھی تک نوکرانی کا کوئی سراغ نہیں ملا تھا، اس کا کوئی اتا پتہ تو تھا نہیں۔ ہم نے اپنے طور پر کوٹھی کے ملازمین سے بھی کچھ معلوم کرنے کی صحیح کی تھی، لیکن نتیجہ وہی ڈھاک کے 3 پات نکلا تھا۔ محبت والی بات کسی کے علم میں نہیں تھی، البتہ روشنی کی ایک چھوٹی سی لکیر نظر آئی تھی، لیکن اس لکیر کو بڑے خفیہ طریقے سے استعمال کرنا چاہیے تھا۔ ایک نوکر سے رضوانہ کی کسی شازیہ نامی سہیلی کا پتہ چلا تھا، وہ بھی ایک امیر ماں باپ کی بیٹی تھی۔ میں نے اس سے خود بات کرنے کی بجائے کانسٹیبل وزیر کی بیوی کو آزمانے کا فیصلہ کیا۔ اگلے ہی دن میں نے ASI شاہد کو شیخو پورہ بھیج دیا۔ اب اس نے ایک دن گزار کے وہاں آنا تھا۔ کہتے ہیں کہ جب کوئی سبب ہونا ہوتا ہے تو موقع خود بخود بن جاتا ہے۔
कांस्टेबल वजीर की बीवी ने इत्तला भिजवाई कि शाम ढले फलां महल्ले में आ जाएं। मैं और कांस्टेबल वजीर शाम ढले वहां पहुंच गए। ये वो वक्त था जब दिन का उजाला शाम के अंधेरे में मदगम हो रहा था। दुकानों पर बल्ब जल चुके थे। सर्दी उरूज पर थी। हम सर्दी का मुकाबला करने के लिए मुकम्मल तैयारी के साथ आए थे। ये महल्ला मेन बाजार के ऐन दरमियान में वाक़ था और हमारे थाने की हुदूद में आता था। यहाँ मजदूर तबका लोग या बड़े बड़े व्यापारी रिहाइश पजीर थे। जो मकान हमारी मंजिल था वो महल्ले के वसत में था। मकान के अंदर जिस कमरे में हम बैठे थे वहाँ दिन को भी रोशनी यानी बल्ब जलाने की ज़रूरत थी। अजीब सीलन-ज़दा सा कमरा था जो इस बात का गवाह था कि यहाँ सूरज की रोशनी नहीं पहुँचती। मैंने अपने सामने बैठी खातून का जायज़ा लिया। ये बिलाशुबा वही थी जिसका हुलिया अफसाना ने हमें बताया था और ये हुलिया मुझसे बराह रास्त कांस्टेबल वजीर और उसकी बीवी तक पहुंचा था। यहाँ इस बात की वजाहत कर दूं कि हम सादा लिबास में थे। हमारे साथ वजीर की बीवी भी बैठी हुई थी। मैंने माहौल को खुशगवार बनाने के लिए वजीर की बीवी की तरफ देखते हुए कहा, अगर ये वजीर की बजाय बादशाह होता तो मैं तुम्हें मलका कहता, लेकिन अब मैंने दानिस्ता जुमला अधूरा छोड़ दिया। साहब, मैं तो इनके चरणों में ही खुश हूँ। औरत अक्लमंद थी। फौरन मेरा मकसद समझकर वजीर की तरफ हंसकर देखते हुए कहा, सर, लेकिन असल वजारत तो इसी के पास है, यानी कि ये हुक्म की बेगम वाली। मैं हंस पड़ा और मैंने देखा कि खातून के चेहरे पर भी मुस्कुराहट आ गई है। ये गोरी चिट्टी बेजवी चेहरे और तीखे नकुश वाली खातून थी। जिस किस्म का माहौल मैं चाहता था वो बन गया था। बात वजीर की बीवी ने ही शुरू की, साहब, आफिया आजकल मुलाजमत की तलाश में है। 2 दिन पहले मेरे पास आई थी। उसने खातून की तरफ इशारा करते हुए कहा, लेकिन आप तो कहती थी कि 2 औरतें आएंगी, लेकिन ये तो। बीबी, इस बात को छोड़ो कि इसने क्या कहा और तुमने क्या सुना। हम अपना तारुफ करवा देते हैं। मैं इस इलाके का थानेदार हूँ और ये कांस्टेबल वजीर और ये इसकी बीवी है। मैंने वक्त ज़ाया करने की बजाय अपना तारुफ करवाना मुनासिब समझा। थानेदार, उसकी आवाज़ हलक में फंसने लगी। क्यों, तुम डर क्यों रही हो? क्या तुमने कोई जुर्म किया है? मैंने उसकी आंखों में देखते हुए कहा, नहीं, लेकिन इस तरह। देखो बीबी, सीधी बात यह है कि जिस कोठी में तुम मुलाजमत करती थी, यानी जिस लड़की की तुम मुलाजमत थी, उसने खुदकुशी कर ली थी और तुम मंजर से गायब हो गई थी। हमें तुम्हारी तलाश थी, इसलिए ये सब कुछ करना पड़ा। मैंने इसे जुमला पूरा नहीं करने दिया। यहाँ ये बात बताना मुनासिब होगा कि कांस्टेबल वजीर की बीवी ने पैगाम के साथ ये बात भी हमको पहुँचाई थी कि तकदीर आफिया को उसके दर पर ले आई थी। कभी कभी ऐसे भी होता है कि मतलूबा बंदा या बंदी खुद चलकर कानून तक पहुंच जाता है और इत्तेफाकात शायद इसी का नाम है। लेकिन थानेदार साहब, मैंने तो कोई जुर्म नहीं किया। जब मैं सुबह चाय लेकर मालकन के कमरे में गई तो फिर उसने वही बातें बताई जो हमारे इल्म में आ चुकी थीं। देखो आफिया बीबी, तुम ये बताओ कि पुलिस के पहुंचने से पहले तुम कोठी से आ क्यों गई? मैं खुद तो नहीं आई। अफसाना ने कहा था कि तुम्हारी मालकन मर चुकी है, इसलिए अब तुम्हारी कोई ज़रूरत नहीं है। दूसरे तुम्हें पुलिस बिलावजह परेशान करेगी। उसने हाथ मलते हुए कहा, क्या तुमने मुस्तकिल रिहाइश वहाँ रखी हुई थी? जी हाँ, मेरा आगे पीछे तो कोई है नहीं। खामिद फोत हो चुका है। एक बेटा था, उसको अपना जेवर बेचकर बाहर भेजा। उसने 6 माह तो खतूत लिखे और थोड़े से पैसे भी भेजे। फिर इसका कुछ अता पता नहीं मिला। मैंने 2 माह पहले खत लिखा, लेकिन आज तक जवाब नहीं मिला। उसने इंतहाई दुखी लहजे में कहा। वो अंदर से बहुत दुखी लगती थी। ऐसे किरदार हमारे माशरे में मिल जाते हैं। क्या तुमने आखिरी रात, यानी कि जिस रात तुम्हारी मालकन रिजवाना ने खुदकुशी की, तुमने इसके अंदर कोई गैर मामूली बात महसूस की थी? गैर मामूली? आफिया ने ज़ेरे लब दोहराया, फिर बोली, थानेदार साहब, वो तो इस रात बहुत खुश थी। कह रही थी कि तकरीबन 1 माह बाद उसकी शादी उसके महबूब से हो जाएगी। महबूब से, यानी कि हमीद से? मैंने अंधेरे में तीर चलाते हुए कहा। मैंने अभी इससे मोहब्बत वाली बात नहीं पूछी थी। यानी अफसाना ने जो कुछ कहा था कि आफिया ने मुझे बताया था कि रिजवाना मैनेजर हमीद से मोहब्बत करती थी और उसने उसका दिल तोड़ दिया था। वो बात खुद ही चलते चलते इस स्टेज पर आ गई थी। थानेदार साहब, ये आप क्या कह रहे हैं?
मालकन तो अपने फूफीजाद से मोहब्बत करती थी और इससे शादी का कह रही थी। आखिर में आफिया ने मेरे सवाल के जवाब में एक बात और कही थी जिसका जिक्र अभी मुनासिब नहीं। हम वहां से उठकर थाने में वापिस आ गए। ये केस तो किसी और सिमत ही चल पड़ा है और खुदकुशी इंतहाई पुरअसरार हो गई थी। अगले दिन दोपहर से जरा पहले एएसआई मैनेजर हमीद समीत वापस आया। उसने जब तफसील से सारे हालात बताए तो ये केस खुदकुशी का नहीं रहा बल्कि कत्ल का केस बन गया था। फिर कातिल को भी हमने गिरफ्तार कर लिया और इससे इकबाल जुर्म भी करा लिया। जैसा कि मैं बता चुका हूँ कि रिजवान सिद्दीकी की सिर्फ 2 औलादें थीं, यानी रिजवाना और अफसाना। अफसाना की मां सायका उसे जन्म देने के चंद घंटे बाद ही अल्लाह को प्यारी हो गई थी। रिजवान सिद्दीकी बीवी के मरने की वजह से परेशान तो थे ही, बेटी की वजह से मजीद परेशान हो गए। जाहिर है अफसाना को बोतल के दूध पर लगाना पड़ा था, लेकिन इतनी मासूम बच्ची को संभालना उनके बस से बाहर था। फुल टाइम एक आया रख ली गई। रिजवान के बुजुर्गों ने सोचा ऐसे काम नहीं चलेगा। सौतेली मां लाने का मसला भी टेढ़ा ही था। आखिर सोच विचार के बाद सायका की छोटी बहन शबाना का इंतखाब किया गया। वो रिजवान की बीवी बनकर घर में आ गई और 2 माह की बच्ची यानी कि अपनी भांजी को गोद में ले लिया। इस वक्त अफसाना 2 माह की हो गई थी। वक्त का पंछी अपनी मखसूस रफ्तार से चलता रहा और तकरीबन 1 साल बाद शबाना ने रिजवाना को जन्म दिया। जब अफसाना ने होश संभाला तो उसे पता चला कि उसकी मां तो मर चुकी है। अब आगे का बयान अफसाना की ज़बानी बताता हूँ। थानेदार साहब, मैंने जब होश संभाला और मुझे सारी बात का पता चला तो मैंने सोचा कि शुक्र है डैडी कोई गैर औरत लेकर नहीं आ गए हैं। मैं मुतमईन और खुश थी। वो चंद लम्हे रुकी, अपना सांस दुरुस्त किया और फिर बोली, लेकिन जिस तरह कहते हैं कि जूं जूं कंबल गीला होता है इसके वजन का पता चलता है, मुझे भी वक्त गुजरने के साथ साथ एहसास होता गया कि मेरी खाला, मौजूदा सौतेली माँ और फुप्पी मुझे मनुष्य समझती हैं और अपनी भावज बहन और मेरी माँ की मौत का जिम्मेदार मुझे समझती हैं। यहाँ आकर उसकी आवाज़ भर्रा गई। मैंने देखा कि उसकी आंखों में गुजरे लम्हों की यादें पानी बनकर मचल रही हैं। उसने अपने आप को संभाल लिया और दोबारा गोया हुई। मुझे ज़्यादा दुख इस बात पर है कि मेरे अब्बू ने अपनी मोहब्बत और इल्तिफात का झुकाव रिजवाना की तरफ रखा और मुझे नज़रअंदाज करना शुरू कर दिया। अब यही देख लें कि अब्बू के मरने के बाद मिल के मामले में रिजवाना स्याह सफ़ेद की मालिक थी। मैं बचपन से मोहब्बत को तरसी हुई थी। मेरी ज़िंदगी में सिर्फ ख़िज़ा ही ख़िज़ा थीं। अचानक मेरा कज़न यानी कि मेरा फूफीज़ाद मेरी ज़िंदगी में बहार बनकर आया। उसने मुझे इतनी मोहब्बत दी, इतना प्यार और तवज्जो दी कि मैं माजी को भूल ही गई। लेकिन अचानक ये खबर किसी बम की तरह मेरे सर पर फटी कि रिजवाना की शादी फूफीज़ाद से हो रही है। जब मैंने उससे इस बारे में पूछा तो उसने कहा, मैं अम्मी की वजह से मजबूर हूँ, तुम भी सब कुछ भूल जाओ। मैं पागल हो गई थानेदार साहब। मेरे दिमाग में सिर्फ एक ही बात आई कि रिजवाना मेरी खुशियों की कातिल है और मैंने इतना कहकर वो रोने लग गई। काफ़ी देर बाद उसने अपने दोनों हाथ आगे कर दिए और बोली, मुझे गिरफ्तार कर लें और मुझे फांसी से कम सज़ा न दिलवाएं। सज़ा तो उसको कानून के मुताबिक मिलनी ही थी, लेकिन यकीन जानिए मुझे इससे बहुत हमदर्दी महसूस हो रही थी। लेकिन मैं अपने फ़र्ज से मजबूर था। कानून जज्बात को नहीं मानता। उसने एक इंसान की जान ली थी, मैं उसे छोड़ नहीं सकता था। चलते चलते ये भी बताता चलूं कि उसने ये सब कुछ किया कैसे था। जब उसको पता चला कि उसकी ज़िंदगी की वाहिद खुशी भी रिजवाना की झोली में डाली जा रही है तो वो सरापा इंतकाम बन गई। वो इस कत्ल को खुदकुशी का रंग देना चाहती थी। उसने खुद ही ये कहानी मशहूर करवा दी कि रिजवाना मैनेजर से मोहब्बत करती थी और उसने उसका दिल तोड़ दिया था। वो कोई आदि मुजरिम या कातिल तो थी नहीं। वक्ती इश्तिहाल से मजबूर होकर उसने ये सब कुछ किया था। मैनेजर की नौकरी से निकाल देने की धमकी देकर उसे इस बात पर मजबूर किया था कि वो वक्ती तौर पर मंजर से गायब हो जाए और अगर कभी पुलिस के हत्थे चढ़ जाए तो यही बयान दे कि वाकई वो और रिजवाना मोहब्बत करते थे। लेकिन जब रिजवान ने इसे शादी के लिए मजबूर किया तो उसने साफ साफ बता दिया कि वो इससे शादी नहीं कर सकता। वो बाल बच्चेदार है। लेकिन जब एएसआई शाहिद उसके घर शेखुपुरा पहुंच गया
تو وہ پریشان ہو گیا تھا اور گھبرا بھی گیا۔ اس نے ASI کی منت کی کہ وہ یہاں زیادہ بات نہ کریں، وہ اس کے ساتھ جانے کو تیار ہے۔ پھر اس نے یہاں تھانے میں آ کر ہمیں ساری حقیقت حال سے آگاہ کر دیا۔ آپ نے وہ سوال و جواب بھی سن لیے ہوں گے جو میں نے عافیہ یعنی کہ نوکرانی سے کیے تھے۔ ایک بات جو میں نے اس وقت نہیں بتائی تھی وہ یہ ہے کہ جس رات یہ واردات ہوئی تھی، افسانہ نے عافیہ سے کہا تھا کہ رضوانہ مجھ سے اکھڑی اکھڑی رہتی ہے، آج چائے لے کر میں خود جاؤں گی۔ اس طرح اس نے جو خواب آور گولیوں کی بوتل خریدی تھی، اس کی آدھی گولیاں چائے میں ملا دی تھیں اور باقی آدھی بوتل صبح سرانے کے نیچے رکھ دی۔ جو چائے صبح عافیہ لے کر گئی تھی وہ صاف تھی۔ افسانہ نے اس بات کا بھی اقرار کیا تھا کہ اس کو سوٹ کیس کھولنے والے نمبروں کا پتہ تھا۔ ایک دن اس نے موقع دیکھ کر مینیجر حمید کی تصویر اور ڈائری جو اس نے بازار سے خریدی تھی سوٹ کیس میں رکھ دی تھی۔ تصویر اس نے مینیجر سے حاصل کی تھی اور یہ سب بے وقوفوں والی باتیں تھیں۔ ایک بات کی وضاحت نہیں ہو سکی تھی کہ رضوانہ نے یہ کیوں کہا تھا کہ اپنی نوکرانی عافیہ سے کہ وہ بہت خوش ہے، اس کی شادی اس کے محبوب سے ہو رہی ہے۔ کزن نے ایسی کسی بات سے لا علمی ظاہر کی تھی اور اس بات کی وضاحت کے لیے رضوانہ دوبارہ اس دنیا میں نہیں آ سکتی تھی۔ یہ قیاس ہی کیا جا سکتا ہے کہ ہو سکتا ہے وہ خاموش محبت کرتی رہی ہو اور اقرار کی نوبت ہی نہ آئی ہو۔ آپ کا کیا خیال ہے؟ جس شخص نے تفتیش کے لیے مجھے کہا تھا وہ افسانہ کی پھوپھی تھی۔ البتہ ایک بات ضرور پورے بسوک سے کہی جا سکتی ہے کہ اس گھر کو آگ لگ گئی گھر کے چراغ سے۔